जय हिंद दोस्तों। सीडीएस के एग्जामिनेशन में लगभग 30 डेज बचे हुए हैं। इन 30 डेज की क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? हम टीचर्स तो अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताते ही हैं और आप लोग फॉलो भी करते हो, बट आज के वीडियो में मैं अपने साथ में लेकर के आया हूं शुभम वर्मा को। शुभम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुभम ने अपना प्रीवियसली सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं इन 30 डेज के लिए सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहूंगा शुभम से, क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी जो है स्टूडेंट्स को काफी कनेक्ट करती है। तो हम शुभम से आपके मन में जो तमाम सवाल आते हैं, इन सवालों को पूछेंगे, जानेंगे शुभम से कि इन्होंने किस तरह से पेपर 1 और फिर पेपर 2 को मैनेज किया एंड हाउ ही वाज एबल टू क्लियर बोथ द एग्जामिनेशंस। सीडीएस के साथ साथ इन्होंने अपना पिछली बार एफकेट भी क्लियर किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। शुभम, सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन एंट्री का बच्चा है जी और ग्रेजुएशन एंट्री के साथ साथ चूंकि कॉलेज के फाइनल ईयर में रहता है, कॉलेज पास हो चुका है, तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो उस बंदे को करना होती है। तो उन चीजों को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि अगर आपने पढ़ाई और अदर एक्टिविटीज को मैनेज कर लिया तो फिर आपकी पढ़ाई सही ट्रैक पे जाने लगी। तो पहले चुनौती को कैसे मैनेज करें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को देखना होता है कि पहले तो कोचिंग जब ज्वाइन करी थी तो उसके हिसाब से टीचरों के हिसाब से पहले अपना सब कुछ प्लान करा कि कैसे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, मेरे कौन से वीक सब्जेक्ट है, मेरे कौन से अच्छे सब्जेक्ट है। उस हिसाब से मैंने टाइम मैनेजमेंट करा और अदर एक्टिविटीज़ जो थी फिजिकल वगैरह, अदर दोस्तों के साथ जो भी कुछ भी बातचीत या फिर खेलने जाना है, उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग सेपरेट टाइम निकाला और पढ़ाई को भी अलग टाइम निकाला और लाइब्रेरी यहाँ पे ज्वाइन करी फोर्स एकेडमी में और टीचरों से इस विषय में बात करी कि कैसे करना चाहिए, किस विषय को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस विषय को कम। तो उस हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रोल रहा टीचरों का जो गाइडेंस था उसका। टीचर से अगर हम बात करते हैं तो सारी समस्याओं का हल निकल जाता है, ऐसा शुभम का कहना है। शुभम, मैं एक बात और जानता हूं कि आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे। एकदम शुरुआत में जब आप एकेडमी आए थे आपका हिंदी मीडियम था। कई बार बच्चा हिंदी मीडियम का होता है, सोचता तो है, कोशिश करना शुरू भी करता है, बट कर नहीं पाता, या करता भी है तो अंजाम नहीं निकाल पाता। आपने ऐसे कैसे कर लिया इसको कि आपने जो है अपना मीडियम भी चेंज कर लिया और आपका सीडीएस भी क्लियर हो गया? उसमें क्या एफर्ट्स लगाए आपने? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर था कि दिमाग में कि इंग्लिश में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे यदि रिटर्न भी क्लियर करते हैं हिंदी में तो उसके बाद हमें एसएसबी इंग्लिश में देना है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो इंग्लिश में ही करनी सारे होती है। टेस्ट होते हैं उनको इंग्लिश में ही लिखना रहता है और इंग्लिश का एक प्रॉपर पेपर भी होता है सीडीएस के एग्जाम में। तो समझ लो 50% तो इंग्लिश में डिपेंड है, तो इसलिए मैंने पूरा इंग्लिश में शिफ्ट कर दिया जिससे मुझे इंग्लिश के पेपर में भी फायदा होगा। तो क्या वो कोशिश थी जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हुई? सर, मैंने तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को रेगुलर रखा, उसको रेगुलर पढ़ा। इससे मेरा कॉम्प्रहेंशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया। और ग्रामर के लिए जो टीचर्स क्लास में जो कराते थे उसको ध्यान से पढ़ा है और जो समझ में नहीं आता था पर्सनल मैं पूछ लेता था और प्रैक्टिस करी है सबसे ज़्यादा। उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद प्रैक्टिस में ज़्यादा समय दिया है। मतलब प्रैक्टिस पे सबसे लास्ट में आना है, पहले आपको अपना फाउंडेशन तैयार करना है। तो क्लास में आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ने से कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो गया, टीचर्स ने क्लास में ग्रामर पढ़ाई दी थी तो ग्रामर उससे अच्छा हो गया और उसके साथ साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जब बच्चा करता है तो इंग्लिश में यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ ग्रामर के पीछे पड़ा रहता है। यस सर। क्लासेस में यूजुअली पढ़ाई भी ग्रामर ज्यादा जाती है। तो आपने उसको कैसे मैनेज किया इंग्लिश का पेपर? क्योंकि 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। मैं देखता हूँ टेस्ट में बच्चे काफी अच्छे नंबर लाते हैं, तुम्हारे काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, कुछ बच्चे तो 80+ मार्क्स टेस्ट में ले आते हैं। एक तो ये कि फोर्स पर जो पेपर होते हैं सीडीएस में इंग्लिश के, उस इंग्लिश के पेपर का लेवल कैसा होता है? दूसरा ये कि आपने इंग्लिश के पेपर को ओरल कैसे प्रिपेयर किया? सर, जो पेपर का लेवल जो होता है इंग्लिश का यहाँ का, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। मेनली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो मेन एग्जाम में। और जिस तरीके से डिज़ाइन होता है, जिस तरीके से पैटर्न जो रखते हैं टेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा मदद करता है वहाँ पे। और जो ग्रामर जो बेस्ड है तो वो क्लास में ग्रामर ज़्यादा पढ़ाई जाती है, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारी बनती है कि खुद से हम अदर चीज़ों की प्रैक्टिस करें। वोकेब भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सर इस चीज। वोकेब कैसे किया शुभम? सर, ब्लैक बुक तो था ही, और क्या किया? सर, आपकी क्लास होती थी तो उसको रेगुलर फॉलो करा था, उनको लिख लेता था और फिर जो नहीं बनता था उसको बार बार पढ़ता था। और जो मुझे वोकेब न्यूज़पेपर में भी मिल जाती थी बहुत सारी, तो जो क्लास में टीचर ने एक्सप्लेन किया उसको हमने न्यूज़पेपर में भी कोरिलेट करते गए।
रिलेट करते गए, और जो नए वर्ड आते थे उनको भी लिख लेता था मैं हिंदी के साथ में। तो अलग से एक कॉपी बना रखी थी वोकैब की, कि वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर के लिए। जब तक वोकैब मजबूत नहीं होगा तब तक एक तो कॉम्प्रहेंशन पार्ट में दिक्कत आती रहेगी, दूसरा वोकेबुलरी का पोर्शन ऑलरेडी समटाइम्स तो सीडीएस की एग्जामिनेशन 30 क्वेश्चंस आए थे, 10 सिनोनिम्स आ जाते हैं, 10 एंटोनिम्स आए, 10 इडियम्स भी आ जाते हैं, तो मायने तो रखता है। इस तरह से आपने इंग्लिश को अच्छे से मजबूत कर लिया सर। और जो वोकैब जो होता है ना सर, वो दूसरे टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कॉम्प्रहेंशन में यदि आपको वोकैब उसका एक वर्ड नहीं पता है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका समझ नहीं पाओगे, ऐसा रहता है। अंडरस्टैंडिंग उससे बेटर होती है, और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके वर्ड्स आने चाहिए, इसलिए वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। वोकैब आपने वहां से उठा लिया। तो कभी ऑनलाइन क्लास की मदद भी ली थी मेरी? यस सर, आपकी ऑनलाइन क्लास रेगुलर फॉलो करी थी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। प्रीवियस ईयर जो आप लाते हो एनडी और सीडीएस के, वो अभी भी प्रीवियस ईयर ही चल रहा है पूरा। सीडीएस के मैंने लास्ट 8 लेक्चर्स लिए, नहीं 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। 4 लेक्चर्स सीडीएस के सिनोनिम्स हुए हैं, 3 लेक्चर्स सीडीएस के एंटोनिम्स हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, कोशिश ये रहती है कि बच्चों को वही सारी चीजें मिल जाए जो उनके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। बच्चे कई बार फॉलो कर भी लेते हैं तो हो जाता है। तो शुभम ने बताया कि आप वोकैब को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रामर क्लास में बहुत अच्छी हो जाती है। तो ग्रामर के साथ साथ वोकैब को जब स्ट्रॉन्ग करोगे तो वहीं से आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट, फिर ग्रामर और वोकैब अच्छा है तो फिर उसी से क्लोज टेस्ट वाला पार्ट, और फिर जब ग्रामर अच्छा है तो फिर उसी से आपका पीक्यूआरएस वाला पार्ट, यानी कि सब चीजें कोरिलेट करने लगती हैं और कनेक्टेड है एक दूसरे से। यानी कॉम्प्रहेंशन पार्ट टोटली अलग नहीं है, और कॉम्प्रहेंशन पार्ट कहीं ना कहीं वोकैब और ग्रामर बेस्ड होता है। तो तीनों चीजों को मिला करके किया जाए। तो अब इन 30 डेज में बच्चा क्या करे? सपोज किसी ने ग्रामर पढ़ रखा है, ग्रामर उसका अच्छा है, बाकी 2 चीजें अब कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, कितने घंटे उसको डेडिकेट करना है? क्योंकि बच्चे डायरेक्टली पूछते हैं सर इंग्लिश को कितना टाइम दे, आपके हिसाब से क्या? टाइम का तो ऐसा है कि किसी का वीक है, किसी का स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। लास्ट जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन है उनको इस लास्ट मंथ में, लास्ट जो 30 दिन बचे हैं उसमें लगाने चाहिए। इससे एक तो ये हेल्प करता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, और दूसरा ये लास्ट में जो अपना माइंडसेट जो है इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने का, वो और भी ज्यादा डेवलपमेंट करता है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक तो प्रैक्टिस हो गई, दूसरा माइंडसेट हो गया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आपने फेस कर ली, तो एकदम सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। शुभम, अब बात करते हैं हम जीएटी के पेपर को, जनरल स्टडीज के पेपर को, कि जिसमें काफी वास्ट है। करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स के बाद में एक बिग चैलेंज आता है ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी आ गया, फिर साइंस भी आ गया। साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पूरा पढ़ा, पता चला 2 ही क्वेश्चन आए। हाउ डिड यू हैंडल दैट पेपर? सर जीएटी के पेपर में आपको डिफाइन करना होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा बेकार है। तो मेरा सब्जेक्ट जो था साइंस अच्छा था, और जियोग्राफी यहाँ पे महेंद्र सर ने जो पढ़ाया था उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो गया था लास्ट जब बैच कंप्लीट हुआ था तब तक। तो इन सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो फिर मैंने यहाँ से पढ़ने के बाद इनके डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए, तो ये ज़्यादा मदद करे। और जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे जैसे हिस्ट्री है और पॉलिटी है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे टीचर से डायरेक्ट तो हेल्प ली, और उसके अलावा मैंने पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करा कि वो किस टॉपिक से पूछ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जैसे कुछ सब्जेक्ट कभी कभी कुछ स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए पूरी तरीके से। कुछ जो टॉपिक्स है उसके रिपीटेड होते हैं, तो उनको पीवाईक्यू से एनालाइज करके और अपने बुक से पढ़ना चाहिए या टीचरों से हेल्प लेना चाहिए। वो हाईलाइटेड पार्ट्स जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, फिर प्रीवियस में पूछे गए। तो शुभम जो है, ज्योग्राफी में कई बार बच्चे ऐसा लगता है कि बहुत वास्ट है, बहुत याद रखना पड़ता है। एक तो हिंदी मीडियम था आपका, ऊपर से याद इतना सारा डाटा रखना पड़ रहा है, तो आपने ज्योग्राफी को कैसे हैंडल किया? तो ज्योग्राफी का सबसे मेन बेसिक जो चीज़ है वो मैप है। तो मैप बेस्ड यदि ज्योग्राफी को पढ़ा जाएगा तो वो याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और सेकंड तो महेंद्र सर का जो था, जो पढ़ाते थे तो बार बार रिपीट करते थे, तो वो डायरेक्ट ही बैठ जाती थी। यदि मैंने किसी क्लास को 2 बार लिया है तो मुझे डायरेक्ट ही याद हो गई हैं वो, और वो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में अपने को याद आती है। महेंद्र सर का एग्जाम को लेकर के ज्योग्राफी का रिसर्च कितना सटीक है? सर उसको तो मानना पड़ेगा सर। अभी जो पैटर्न चेंज जो हो रहे हैं रेगुलर, उसके बावजूद भी महेंद्र सर जो पढ़ाते हैं वो आ रहा है, वो बैठ जाता है। इतना चेंजेस होने के बावजूद महेंद्र सर का पढ़ाया बैठ जाता है।
और वो किसी मतलब टॉपिक पे वो नहीं करते फोकस कि यही तुमको ज्यादा पेपर में देखने को मिलेगा। वो बोलते हैं पूरा पढ़ो, कहीं से भी आ सकता है। तो ये सबसे ज्यादा मदद करता है मतलब पेपर में। वो तो फर्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक सेम इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं। सेम इंटरेस्ट से सर। वो ज्यादा कहानियां तो क्लास में सुनाते ही नहीं। नहीं, डायरेक्ट आए और फिर चालू हो जाता है। आए और चलो, मतलब 60 मिनट्स अगर माइन सर की क्लास है तो फिर वो पूरा 60 मिनट बहुत ज्यादा, 60 मिनट ज्योग्राफी चलेगी। 60 मिनट से ज्यादा पढ़ लिया ऐसा लगता है वो। क्योंकि कुछ हुआ नहीं है बीच में, इंटरटेन तो कुछ हुआ नहीं है, कहानियां भी कुछ हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी चला है। और जो पढ़ाने का जो तरीका है, थोड़ा सा वो इमेजिनेशन और डायरेक्ट मैप से आप पहुंच गए हो उस जगह पे, उस सिचुएशन को, उस थ्योरी को होते हुए देख रहे हो, ऐसा इमेजिन कर रहे हो, ऐसा वो पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने का तरीका यूनिक है थोड़ा, तो वो हेल्प करता है। बट शुभम, कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे ने जस्ट शुरू किया है ज्योग्राफी पढ़ना, जैसे स्टार्ट ही किया है, तो उसके लिए तो बड़ा बोझिल हो जाता है। बड़ा तुमको भी लगा था? यस सर, शुरुआत में लगा था, बट अपने आप को समझाया मैंने कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 महीने मुझे लगा, मैंने बैठा सर की क्लास में, तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी। शुरुआत में तो नहीं आता था, और स्पीड भी ज्यादा है सर की, तो थोड़ा धीरे धीरे टाइम दिया अपने आप को। सर से भी बात करा था कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, फिर उन्होंने तरीका बताया मैप का और बुक ज्यादा उसमें टाइम देने का। तो इस चीज से मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। तो काम बन गया मतलब। अच्छा, हालांकि सर की स्पीड ज्यादा है बच्चे कहते हैं, बट अगर उतनी स्पीड नहीं रखोगे तो कोर्स कंप्लीट यस सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई स्पीड भी रखना है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करें, टाइम पास तो होना। जब आप उसको स्पीड को मैच कर लेते हो तो फिर आपको वो है बहुत ज्यादा मदद करता है। वो इतना बड़ा अपना जो सिलेबस है उसको हेल्प करने में मदद करता है। दूसरे सब्जेक्टों में भी अपने को ये अप्रोच लगाने पड़ती है। हिस्ट्री भी बहुत बड़ा है, पॉलिटी भी, और साइंस भी, तो इन सब चीजों में भी वो मदद करता है। सो हम हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री इतना बड़ा है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न आ रहा है, इतना सब कुछ पूछ रहा है। फिर पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पूरा ही पढ़ना पड़ रहा है। आपने इन दोनों सब्जेक्ट को टाइम दिया था? अगर दिया था तो कितना दिया था, कैसे मैनेज किया? तो टाइम देने का तो ये जो पॉलिटी जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई जाती थी उसको उसी दिन मैं याद कर लेता था, पढ़ लेता था। तो और कुछ दिनों में, जैसे हफ्ते 7 दिन में या 15 दिनों में उसको रिवाइज करता था फिर से, तो वो चीजें हो जाती थी मतलब। और हिस्ट्री का ऐसा था, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने ज्यादा लोड नहीं दिया था दिमाग को। थोड़ा सा उसको वो सब्जेक्ट को मैंने सबसे ज्यादा कम वैल्यू दी थी, क्योंकि वो पूरा पढ़ने के बाद भी वो एग्जाम में नहीं आता। वो है इतना बड़ा और आता इतना सा और बनता इतना सा है, तो वो धोखा देने वाला सब्जेक्ट में मानता हूँ, जो हिस्ट्री को धोखा देने वाला। तो वो उसके लिए मैंने टॉपिक जो जैसे मेडिवल में जो मराठा साम्राज्य है और विजयनगर एम्पायर है, ये रेगुलर पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जो रेगुलर पूछे जाते हैं, और जो कुछ जो और जो चीजें पूछती हैं वो हमेशा अलग अलग जगह से आती है। तो उसको आप जो क्लास में पढ़ाए थे मैंने उतना ही पढ़ा, उसको घर में जाके रिवाइज कर लेता था बस, उसको ज्यादा लोड नहीं लिया मैंने उस सब्जेक्ट को। सो शिवानी मैडम ने भी काफी सारी क्लासेस तुम्हारी ली हैं। हाउ हर टीचिंग हेल्प्स यू? शिवानी मैम का जो पर्सनली वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक तो क्लास में भी अच्छा है उनका, हिस्ट्री पढ़ाती थी मैडम और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। तो वो जो चीज समझ में नहीं आ रही तो उनको बार बार उनको बोलो कि फिर से पढ़ना है तो फिर से पढ़ा देती थी। ऐसा उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी। फिर लास्ट में उन्होंने करंट अफेयर भी हमारा क्लास में करवाया था। वो भी मतलब बार बार बोलने से और समझाने से, लिंक करने से वो चीजें याद हो जाती हैं। इस तरीके से शिवानी मैम का मतलब ये तरीका अच्छा लगा। उस सुरेंद्र सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, क्या लगता है, क्या फील होता है? सुरेंद्र सर का तो सर बहुत मतलब अच्छा खासा पढ़ा देते हैं वो तो वो आता है और वो डीप नॉलेज देते हैं। तो वो अभी जो जैसे अभी तक एग्जाम साइंस का जो पेपर है बायोलॉजी का, वो ऊपर ऊपर से पूछता था बेसिक से। अभी जो अंदर की चीजें पूछते हैं, तो इस चीजों में ऐसे ही जब पेपर आते हैं तो थोड़ा सा सर अंदर से भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज में। तो वो अभी हेल्प करी है सर। तो अभी 30 डेज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? इन 30 डेज में बच्चा क्या करे? पहला तो रिवीजन करे, और जो पुराने जो पेपर है 3-4 साल के जीएस के, उनको एक बार देख के जाए, सॉल्व करके जाए, तो उससे अपने को अप्रोच पता लगेगी। और जो मतलब अच्छा सब्जेक्ट है उसको भी और ज्यादा समय देना है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको बनाने का समय नहीं है अभी, तो उसे ज्यादा समय नहीं देना, एक बार पढ़ लो बस बहुत। अच्छे को टाइम ज्यादा देना है, वीक को जितना बचता है उतना दे दो, काम बन जाएगा। बट हाँ, ये कि कैलकुलेट करके चलना है कि अच्छे को इतना टाइम देने से मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। पता चले कट ऑफ के नीचे अगर घूम रहे हो तो फिर जीएस में थोड़ा सा मार्किंग भी दिमाग में रखना होता है कि मुझे इतना स्कोर करना है, जीएस और इंग्लिश में दोनों मिलाकर। एटलीस्ट आप उतना तो करें जिससे आपका कट ऑफ निकल जाए। एक कोई रामबाण जो आपने दिमाग में सोच के रखा हो, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड होते हो।
पहले तो कंसिस्टेंसी है सर सबसे ज़्यादा। उसको बना के रखा तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और पेशेंस, मतलब कि कुछ एग्ज़ाम, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम नहीं निकला था तो उसके लिए भी डिमोटिवेट तो होते ही हैं, सभी लोग होते हैं। तो पेशेंस रखा अपने अंदर और कंटिन्यूटी बना के रखी। जो मुझे दिक्कत आती थी, मुझे विषय को लेकर या फिर पर्सनल जो भी था, तो उसे मैं टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसको रिजॉल्व करता था। और पता था कि यार टारगेट निकालना है, ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है ना कि इस पेपर के विषय में कि निकालना है, मुझे पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। और चाहे पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद भी वहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है कि अपने आप को शांत रखना है और जितना आपको आता है उतना पेपर को सॉल्व करना है। जैसे पैटर्न चेंज होता है तो घबरा जाते हैं लोग, तो पैटर्न चेंज होता है, घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि पैटर्न चेंज करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा 10 सवाल बदलेगा। इस बार भी यही हुआ, उसने जो है ग्रीक और फ्रेंच वो ये सब इंग्लिश पूछे, में 20 सब्जेक्ट पर 20 क्वेश्चन बदले और बाकी तो 100 का तो सेम ही बाकी था। 100 तो सेम ही थे। कुछ चीजें इजी भी दे दी थी उनने, और इन 20 में से भी 4 तो बनने लायक थे, जो कहीं ना बनने कहीं लायक तो थे। यदि इनको ये तरीका बस नया था सर, तरीका नया यस था। सर। जो नए वर्ड्स आए थे वो बस मुझे नए लगे। बाकी जो स्टेटमेंट जो बेस्ड आए थे 5 क्वेश्चन, उनमें से मैंने 4 जो खुद से करा था तो वो मेरे सही गए थे। तो ट्राई करने से भी Yes, आप try जब इतना सब पढ़ के जा रहे हो तो वही बन जाता है। यस सर, बन जाता। जब हवाएं आपके फेवर में होती है तो फिर दुआएं काम करती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में शुभम वर्मा, जिन्होंने अपने सीडीएस और एफकेट का एग्जाम क्लियर किया था, एसएसबी का अभी वेट कर रहे हैं, वापस से सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो नए बच्चे किस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और फोर्स डिफेंस एकेडमी के टीचर्स और यहाँ के क्लासरूम्स की किस तरह से इनको मदद मिली। अगर आपको भी लगता है कि सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो 9th ऑफ दिस सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा। अभी 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ्स पहले इस बैच का हम डिक्लेरेशन इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा अपना माइंड मेकअप कर ले और बाकी जो टाइम बचा है इसमें अपने आप को सेटल कर ले कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। 6 मंथ्स के लिए अगर आप फोर्स डिफेंस एकेडमी को डेडिकेट होकर के टाइम देते हैं तो आपका सीडीएस जो है वो जरूर निकलेगा। इस बात के लिए मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभम आपको एक बार और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।